राजस्थान में पिछले 3-4 सालों में सचिन पायलट गुट हो या अशोक गहलोत गुट, इनकी लड़ाई कुछ इस कदर चली कि कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई और सत्ता में आ गई भारतीय जनता पार्टी। लेकिन एक बार फिर से सचिन पायलट गुट और अशोक गहलोत गुट आमने सामने आकर खड़े हो गए हैं और इसका मुख्य कारण है नेता प्रतिपक्ष। लेकिन अब अशोक गहलोत गुट अपने हिसाब से नेता प्रतिपक्ष बनाना चाहता है और वहीं सचिन पायलट गुट अपने हिसाब से नेता प्रतिपक्ष गुट बनाना चाहता है। और कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि सचिन पायलट युवाओं को आगे लाना चाहते हैं, लेकिन इसी के साथ ही दिल्ली एआईसीसी में भी लगातार इसी पर चर्चा चल रही है, इंडिया गठबंधन में भी इसी पर विचार चल रहा है। आज हम इन्हीं सब चीजों पर हम बात करेंगे। कांग्रेस के अंदर किस तरीके से नेता प्रतिपक्ष को लेकर अभी भी जो 5 साल तक जो गुटबाजी चलती हुई आई, जो 5 साल तक जो लड़ाइयां चलती हुई आई, वो अभी तक नहीं थम रही है और कहीं ना कहीं ये इनका अस्तित्व खत्म करने का काम करेगा। कांग्रेस एक बार फिर से जाट ब्राह्मण फॉर्मूले पर काम करने की भी तैयारी कर रही है या फिर जाट आदिवासी फॉर्मूले पर काम करेगी, जो कि कांग्रेस पिछले कुछ समय से करने की कोशिश भी कर रही है। कांग्रेस के अंदर ये गुटबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है, लेकिन कांग्रेस एक बार फिर से जाट ब्राह्मण फॉर्मूले पर काम करने की लगातार तैयारी कर चुकी है और लगता है कि इसी फॉर्मूले पर इस बार नेता प्रतिपक्ष है वो बनने वाला है या फिर जाट आदिवासी फॉर्मूले पर काम करेगी, क्योंकि कांग्रेस पिछले कुछ समय से करने की कोशिश भी कर रही है और वो साफ साफ विधानसभा चुनाव में भी नजर आया था और वही चीज अब लोकसभा चुनाव में भी नजर आने वाली है और उसी के फॉर्मेट पर काम करने वाला है। आदिवासी फॉर्मूला को देखते हुए अशोक गहलोत लगातार एक नाम आगे बढ़ा रहे हैं और वो नाम है महेंद्र मालविया का। महेंद्र मालविया का नाम इसलिए बढ़ा रहे हैं क्योंकि आदिवासी फॉर्मूले को जिस तरीके से सेंटर में देख रहे हैं उसी तरीके से राजस्थान में देखना है। एक नाम ये लगातार सचिन पायलट की सहमति नहीं है, लेकिन अब अगर जाट समुदाय की बात करें तो नाम आता है गोविंद सिंह डोटासरा का, लेकिन इस नाम पर भी सचिन पायलट की सहमति नहीं है और ना ही होते हुए नजर आते हैं। गोविंद सिंह डोटासरा पीसीसी के चीफ रहे हैं, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी इसको आगे बढ़ाने की मूड में है, वो नजर नहीं आ रही है। तो हो सकता है गोविंद सिंह डोटासरा नेता प्रतिपक्ष ना बने और हो सकता है बन भी जाए। अगर जाटों का समीकरण देखा तो ये चीजें पॉसिबल हो भी सकती है, लेकिन अगर समीकरण हम पिछले कुछ सालों की 1998 की समीकरणों की बात करें तो यहाँ इस बार ब्राह्मण समुदाय को आगे लाने की बात की जा रही है। ब्राह्मण समुदाय की, तो अगर ब्राह्मण समुदाय से अगर किसी कैंडिडेट को आगे लाना चाहते हैं कांग्रेस लोकसभा चुनाव को देखते हुए, ये ब्राह्मण समुदाय को अगर टारगेट करने की कोशिश करते हैं तो नेता प्रतिपक्ष को लेकर लगातार जिस नाम को लेकर सोच रहे हैं वो है हरि मोहन शर्मा और राजेंद्र पारी के दो नाम मुखरता से सामने आ रहे हैं। हालांकि संभावनाएं काफी कम नजर आ रही है, लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने इस बार जो फैसले लिए हैं वो अलग फैसले लिए हैं, कहीं ना कहीं कांग्रेस भी इस फॉर्मेट पर चलती हुई नजर आ रही है और चलने की कोशिश भी कर रही है और इस पर काफी कुछ मंथन भी पहले हो चुके, तभी अभी तक नेता प्रतिपक्ष का नाम है वो सामने नहीं आया। भारतीय जनता पार्टी ने के लिए उस तरीके से ही कांग्रेस अपने ही जो फॉर्मूले हैं उनको बदलने की कोशिश कर रही है। सचिन पायलट और अशोक गहलोत, हरीश चौधरी और गोविंद सिंह डोटासरा दोनों नामों को लेकर आमने सामने आकर खड़े हो गए हैं, लेकिन बीच में ब्राह्मण फैक्टर है वो निकल कर आता है, कभी गोविंद सिंह डोटासरा पे। लेकिन अगर देखें सचिन पायलट को तो वो प्रशांत शर्मा को आगे करते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि आमेर विधानसभा सीट से इस बार सतीश पूनिया को हरा कर आए। सचिन पायलट कहीं ना कहीं उनको आगे लाना चाहते हैं और इन सभी समीकरणों को हटाते हुए देखें तो भंवर जितेंद्र सिंह, जो कि अलवर राजघराने से आते हैं, उन पर भी लगातार चर्चाएं चल रही है और हो सकता है वह नेता प्रतिपक्ष के दौड़ में भी हो और नेता प्रतिपक्ष वो बन भी जाए। दूसरी ओर दिखे एआईसीसी की एक लॉबी से नाम सामने आ रहा है और वो है टीकाराम जूली का। अगर नया नाम देखा जाए तो टीकाराम जूली यहाँ पर फिर बैठते हुए नजर आते हैं, लेकिन सचिन पायलट भी थोड़ा सहमत इस नाम पर नजर आ रहे हैं। और अब बात करते हैं राजस्थान की राजनीति में इसी नेता प्रतिपक्ष के इतिहास को लेकर कि जो नेता प्रतिपक्ष के जो फैसले लिए गए, जो पहले कैसे फैसले लिए गए, राजनीतिक समीकरण अगर समझने की कोशिश करते हैं तो देश में पहली बार 1951 और 52 में जब चुनाव हुए थे तो पहली बार कांग्रेस की सरकार बनी और पहले नेता प्रतिपक्ष बने जसवंत सिंह, जो कि बीकानेर से जीत कर आए और कुंभाराम आर्य को चुनाव उन्होंने हरवाया था। जसवंत सिंह ने 29 अप्रैल 1952 और 56 तक वो नेता प्रतिपक्ष के पद पर रहे और जसवंत सिंह, जो कि बीकानेर से पहले राजा के निजी सहायक के रूप में काम कर चुके थे और उसके बाद बीकानेर रियासत काल में मंत्री भी रहे। इसके बाद दौर आता है 1977 का और पहली बार
पहली बार वो बनते हैं, कांग्रेस की सरकार को छोड़कर बनती है बीजेपी की सरकार। लेकिन लगातार आपातकाल को अगर देखते हुए पहली बार चुनाव वहां पर हुए थे और उसकी बार पहली बार भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई थी, भैरव सिंह शेखावत मुख्यमंत्री बने, तब कांग्रेस के सामने पहली बार जरूरत पड़ी नेता प्रतिपक्ष बनाने की। राजस्थान में कांग्रेस किसको नेता प्रतिपक्ष बनाती है, वो सवाल था वहां पर। लेकिन जब बात आती है तो वहां भी जाट समुदाय को आगे देखा गया, परशुराम मदेरणा को बनाया गया। लेकिन परशुराम मदेरणा को बनाने के बाद भी जो राजनीतिक समीकरणों को देखे और जातिगत समीकरणों को देखे तो गुटबाजी थमने का नाम नहीं ले रही थी। और उसके बाद जब आगे वापस जब रिपीट होती है भारतीय जनता पार्टी, तब अगर नेता प्रतिपक्ष की बात आती है, तब वो नेता प्रतिपक्ष बनाया जाता है ब्राह्मण समुदाय से और SC ST समुदाय से। तो कहीं ना कहीं ये चीज अगर देखी जाए, अगर रिपीटेशन की बात अगर देखी जाए, तो जब लास्ट टाइम बीजेपी सत्ता में थी तब जो नेता प्रतिपक्ष में थे वो थे जाट समुदाय से। तो इस बार अगर वो समीकरण देखे जाए तो इस बार नेता प्रतिपक्ष के दौर में आते हैं कहीं ना कहीं जो ब्राह्मण समुदाय और आदिवासी समुदाय, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस का वोट बैंक को लेकर टारगेट चल रहा है, जिस तरीके से कांग्रेस की जो समीकरण है सेंटर में देख लीजिए, लोकसभा चुनाव के अकॉर्डिंग देख लीजिए, तो वो चीजें कहीं ना कहीं साफ तौर पर जाहिर हो जाती है कि कांग्रेस इस बार जो टारगेट लेके चल रही है, जिस तरीके से इंडिया गठबंधन में भी मल्लिकार्जुन खड़गे को आगे करना हो, जिस तरीके से राजस्थान में भी चुनाव में जो समीकरण सामने आए, और गोविंद सिंह डोटासरा पे जिस तरीके से एंटी इनकम्पेंसी जो काम करती है वो साफ तौर पर यहाँ दिखाई दे रही है कि जिस तरीके से पेपर लीक जैसी घटनाएं हुई, तो कहीं ना कहीं गोविंद सिंह डोटासरा तो इस दौर से बाहर पहले ही नजर आ रहे हैं। और जाट समुदाय की बात करें तो अब जाट समुदाय को भारतीय जनता पार्टी की साथ चुकी है, तो कांग्रेस को पता है कि पहले से ही अपने पास कहीं ना कहीं ये समुदाय है, तो उनको जरूरत है। अब जिस तरीके से हमने बात की कि जिस कांग्रेस इस फॉर्मूले पर चलती हुई आ रही है, कांग्रेस इस फॉर्मूले पर चल रही है, चाहे वो इंडिया गठबंधन हो, चाहे वो लोकसभा चुनाव को टारगेट करते हुए हो। लेकिन अब जिस तरीके से लोकसभा चुनाव को टारगेट किया है, इंडिया गठबंधन के अंदर जो फॉर्मूला है वही फॉर्मूला राजस्थान के अंदर अपनाया जाएगा, क्योंकि उनको पता है कि विधानसभा चुनाव में तो उनको पटकनी मिल चुकी है, अब उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो उनको कहीं ना कहीं आदिवासी समाज को साथ लेकर चलना होगा, आदिवासी समाज हो या ब्राह्मण समाज हो। तो देखा जाए तो आदिवासी समाज के अगर फॉर्मूले पर चलते हैं तो महेंद्र मालवीय का नाम सामने आता है, लेकिन इस नाम पे कहीं ना कहीं सचिन पायलट है वो सहमत नहीं नजर आते हैं। तो देखने की बात अब ये होगी कि अगर सचिन पायलट इस फॉर्मेट पे अगर सपोर्ट नहीं कर रहे हैं या सहमत नजर नहीं आ रहे हैं, और सचिन पायलट लगातार एक बात कह रहे हैं कि प्रशांत शर्मा को यहाँ इस समीकरण में फिट बैठते नजर आ रहे हैं, प्रशांत शर्मा यहाँ पर होने चाहिए। तो क्या वाकई में प्रशांत शर्मा इस समीकरण में फिट बैठते हैं? क्योंकि अगर ये देखा जाए तो ब्राह्मण समुदाय से आते हैं और सतीश पूनिया को हराना कोई मामूली बात नहीं है, जो कि जाट समुदाय के इतने बड़े भारतीय जनता पार्टी के लीडर थे, उनको हराकर इस बार प्रशांत शर्मा जीते हैं। तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के अंदर उनका राजनीतिक कद है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, और उस कद को अगर देखा जाए तो इस बार जो नेता प्रतिपक्ष की दौड़ में है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जो फैसले लिए हैं, वहां कहीं ना कहीं प्रशांत शर्मा फिट बैठते हुए नजर आते हैं। आपको क्या कुछ लगता है कि नेता प्रतिपक्ष की दौड़ में कौन फिट बैठते हुए नजर आता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी और जानकारियों के लिए जुड़े रहिए राजस्थान संवाद के साथ। अब आपको मिल सकती है लाइव चैनल में काम करते हुए पत्रकारिता की डिग्री। UGC अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से मिलने वाली इस डिग्री के साथ आपको मिलेगा लाइव चैनल पर रिपोर्टिंग, एंकरिंग और प्रोडक्शन में काम करने का मौका। काम करने के साथ सीखना और 70% प्रैक्टिकल और 30% थ्योरी के पैटर्न से सिखाते हुए आपको एक पूरा कोर्स करवाया जाएगा। यही नहीं, यहाँ आपको इंडस्ट्री के हिसाब से ट्रेन करने के लिए आज तक सी न्यूज और कई चैनलों में काम करने वाले लोग लेक्चर्स देंगे। साथ ही परमानेंट फैकल्टीज भी इन चैनल्स और अखबारों में लंबा एक्सपीरियंस ले चुके लोग भी होंगे। इसके साथ ही टीवी, न्यूज़पेपर जैसे ट्रेडिशनल मीडिया की लाइव प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के अलावा आपको यहाँ पर डिजिटल मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग भी इंडस्ट्री नीड्स के हिसाब से सिखाई जाएगी। तो केवल रटना लिखना नहीं, बल्कि इंडस्ट्री जैसा टैलेंट चाहती है, उसकी प्रैक्टिकल एजुकेशन के साथ कीजिए मास कम्युनिकेशन और जर्नलिस्ट या मल्टीमीडिया एंड एनिमेशन की BVOC डिग्री। और प्लेसमेंट असिस्टेंट से लेकर ट्रेडिशनल और डिजिटल मीडिया की सारी इंडस्ट्री ट्रेनिंग विद इंटर्नशिप आपको मिलेगी मिशिगा इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया स्टडीज में।